वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा माइडी निशासा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स के बेस पे हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए रेखागणितीय रचना के बेस पे हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग शीर्ष लंबा के बेस पे देखे थे। हम लोग किसके बेस पे देखे थे भाई? शीर्ष लंबा के बेस पे देखे थे कि शीर्ष लंबा किसके एक रोडिंग होता है। ठीक है, अब उसका आगे का कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं। शीर्ष लंबा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे। अब उसका जो आगे का कंटेंट है उसको हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो शीर्ष लंब के बेस पे हम लोग देखे थे कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर डाली गई लंब क्या कहलाता है? उसका शीर्ष लंब कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? शीर्ष लंब कहलाता है। क्लियर? अब उस शीर्ष लंब के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं जो वृत्त के बेस पे था। वृत्त की त्रिज्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लिए थे भाई। वृत्त की त्रिज्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लिए थे। पहला हम लोग किसके बेस पे देखे थे? त्रिज्या के बेस पे देखे थे भाई। पहला हम लोग किसके बेस पे देखे? पहला किसके बेस पे देखे थे? त्रिज्या के बेस पे देखे थे। क्लियर? चलिए त्रिज्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे। वृत्त के किसके त्रिज्या के बेस पे? केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई सभी त्रिज्याएं एक समान होती है। वृत्त के केंद्र से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे, किसके बेस पर। वृत्त के केंद्र से खींची गई वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। बराबर होती है। तो त्रिज्या के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। किसके बेस पे देख लेते हैं? त्रिज्या के बेस पे देख लेते हैं कि त्रिज्या के बेस पे क्या होता है। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होता है। केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। एक समान व क्या होती है? बराबर होती है। तो त्रिज्या के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये किसके बेस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर? तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। अब देखते हैं व्यास, जिसको डायमीटर बोला जाता है। व्यास जिसको क्या बोला जाता है? व्यास। ठीक है। ठीक है, तो जो त्रिज्या वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है। ठीक है, जो जीवा वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा
वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास व्यास कहलाती है। त्रिज्या व्यास के माध्यम से देख रहे हैं हम लोग। किसके माध्यम से देख रहे हैं भाई? एक त्रिज्या के बेसिस पे देख रहे हैं और एक को हम लोग व्यास के माध्यम से देख रहे हैं। तो त्रिज्या के माध्यम से देख रहे हैं, एक को हम लोग व्यास के माध्यम से देख रहे हैं। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये त्रिज्या किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या एक कहलाती है। केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त का सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान और बराबर होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। एग्जाम में आता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है भाई? व्यास कहलाती है। तो व्यास के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो व्यास कहलाती है। तो व्यास के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि व्यास किसके एक रोडिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेगा। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान और बराबर होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान और बराबर होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। तो व्यास के एक रोडिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये किसके एक रोडिंग में रहेगा और किसके बेस पे रहेगा। तो व्यास जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है वृत्त का
व्यास कहलाता है। तो वृत्त का व्यास के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। व्यास जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। तो त्रिज्या के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि त्रिज्या किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, व्यास किसके बेसिस पे रहेगा। तो त्रिज्या के माध्यम से जान सकते हैं, व्यास के माध्यम से भी जान सकते हैं। ठीक है कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेस पे भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा। तो त्रिज्या केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। व्यास जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। अब देखते हैं भाई जीवा जीवा किसको बोला जाता है, इस चीज़ को देखते हैं। जीवा किसके बेसिस पे रहता है, जीवा किसको बोला जाता है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में देखते हैं भाई। ठीक है कि जीवा किसके बेसिस पे होता है और जीवा किसके अकॉर्डिंग में भी कहलाता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को, परिधि पर स्थित परिधि पर स्थित परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। जीवा कहलाती है। ठीक है, तो परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो त्रिज्या केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। व्यास जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। व्यास जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। जीवा परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो त्रिज्या के माध्यम से जान सकते हैं, व्यास के माध्यम से भी जान सकते हैं और जीवा के माध्यम से जान सकते हैं। क्लियर। तो चलिए त्रिज्या के बेसिस पे पहला देखते हैं भाई। तो केंद्र से परिधि पर स्थित परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व
बराबर होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। तो परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो त्रिज्या के माध्यम से भी जान सकते हैं भाई कि ये त्रिज्या के अकॉर्डिंग में आपके पास क्या कंटेंट आएगा। त्रिज्या के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। व्यास जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। जीवा परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है भाई, जीवा कहलाती है। मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। तो परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। व्यास जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। जीवा परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो त्रिज्या केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। व्यास जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। जीवा परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो ये आप लोगों के जीवा के बेस पे हो जाएगा। अब देखते हैं भाई परिधि भाई साहब को। परिधि, अब परिधि के बेस पे क्या होता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। परिधि के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है इस चीज़ को देखते हैं। चलिए तो परिधि के बेस पे देखते हैं। जैसे त्रिज्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें कि केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएंगे। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा, केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा
जीवा कहलाती है। तो त्रिज्या के माध्यम से जान सकते हैं भाई कि केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। व्यास जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। जीवा परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो त्रिज्या के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। व्यास जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। जीवा परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो त्रिज्या के माध्यम से देख लेते हैं भाई कि केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। व्यास जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो त्रिज्या के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो एक को आप लोग त्रिज्या के माध्यम से सॉल्व आउट कर सकते हैं, एक को व्यास के माध्यम से। क्लियर कि केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। तो व्यास के माध्यम से देखते हैं जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। तो जीवा परिधि के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। किसके माध्यम से जान सकते हैं भाई? परिधि के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि परिधि के बेसिस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट आएगा। तो परिधि के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, जैसे कि केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई? सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किसके क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं कि त्रिज्या के बेस पे क्या होता है, व्यास के बेस पे क्या होता है, जीवा के बेस पे क्या होता है। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो त्रिज्या के माध्यम से भी जान सकते हैं, व्यास के माध्यम से जान सकते हैं और जीवा के माध्यम से भी जान सकते हैं। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। क्लियर? तो यहाँ से आप लोग जीवा के माध्यम से भी जान सकते हैं, परिधि के माध्यम से भी जान सकते हैं और यहाँ से आप लोग त्रिज्या के बेसिस पे भी जान सकते हैं। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व
बराबर होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो त्रिज्या के माध्यम से भी जान सकते हैं कि केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो जीवा के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। किसके माध्यम से जान सकते हैं भाई? जीवा के माध्यम से भी जान सकते हैं कि जीवा किसके अकॉर्डिंग में भी होता है, किसके बेस पे भी होता है। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। व्यास जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। परिधि वृत्त की चारों ओर का घेराव राउंडर, वृत्त के चारों तरफ का घेराव, वृत्त के चारों तरफ का घेराव आवृत क्षेत्रफल, आवृत क्षेत्र परिधि कहलाती है। परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? परिधि कहलाती है। तो त्रिज्या के माध्यम से व्यास जीवा परिधि के बेसिस पे। क्लियर? तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि त्रिज्या के बेस पे होता है, व्यास के बेस पे होता है, जीवा के बेस पे होता है, परिधि के बेस पे होता है। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। वृत्त के चारों तरफ का घेराव या आवृत क्षेत्र परिधि कहलाती है। तो त्रिज्या के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। किसके माध्यम से? त्रिज्या के माध्यम से। केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। व्यास जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। परिधि वृत्त के चारों तरफ का घेराव या आवृत क्षेत्र परिधि कहलाती है। तो त्रिज्या के बेस पे हमारे पास की केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। व्यास जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। परिधि वृत्त के चारों तरफ का घेराव आवृत क्षेत्र परिधि कहलाता है। तो इसको हम लोग परिधि के माध्यम से भी जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस में भी रहेगा। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये परिधि के बेसिस पे क्या होगा और ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं कि ये त्रिज्या के बेसिस पे भी आपके पास क्या कंटेंट आएगा, त्रिज्या किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो त्रिज्या के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग रेखा का जिस तरीके से रेखाखंड के बेस पे देखते थे उसी कंटेंट के अनुसार से भी आप लोग यहाँ से भी जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे आएंगे और किसके अकॉर्डिंग में भी आएंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा।
तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। तो परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। वृत्त के चारों तरफ का घेराव आवृत क्षेत्र परिधि कहलाती है। क्लियर। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। जीवा परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। वृत्त के चारों तरफ का घेराव आवृत क्षेत्र परिधि कहलाती है। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। वृत्त के चारों तरफ का घेराव या आवृत क्षेत्र क्या कहलाता है? परिधि कहलाती है। तो त्रिज्या के माध्यम से जान सकते हैं, व्यास के माध्यम से जान सकते हैं, जीवा के माध्यम से जान सकते हैं, परिधि के माध्यम से जान सकते हैं कि त्रिज्या के बेस पर केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान और बराबर होती है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। वृत्त के चारों तरफ का घेराव या आवृत क्षेत्र परिधि कहलाती है। तो परिधि के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि परिधि के बेसिस पे क्या होगा। क्लियर। तो त्रिज्या के बेस पे होता है, व्यास के बेस पे होता है, जीवा के बेस पे होता है और परिधि के बेस पे होता है। तो इन कंटेनर को आधार पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे आएंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी आएंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं कि केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। तो इसके अनुसार भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेस पे रहेगा और किसके एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है कि केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। व्यास जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। जीवा परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। परिधि वृत्त के चारों तरफ का घेराव आवृत क्षेत्र परिधि कहलाती है। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान और बराबर होती है। व्यास जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। वृत्त के चारों तरफ का घेराव आवृत क्षेत्र परिधि कहलाती है। तो इसको हम लोग परिधि के माध्यम से भी जान सकते हैं कि केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। व्यास जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। जीवा परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। परिधि वृत्त के चारों तरफ घेराव आवृत क्षेत्र परिधि कहलाती है। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा। तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व बराबर होती है। तो इसके माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे।
तो केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या एक समान व क्या होती है, बराबर होती है। तो इसके माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग त्रिज्या के बेस पे जान सकते हैं, व्यास के बेस पे जान सकते हैं, जीवा के बेस पे जान सकते हैं, परिधि के माध्यम से जान सकते हैं कि परिधि किसके एक रोडिंग में रहेगा, परिधि किसके बेसिस पे भी आएंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के अनुसार भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आते जाएंगे। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये त्रिज्या के बेस पे रहेगा, कि व्यास के बेस पे रहेगा, कि जीवा के बेस पे रहेगा, कि परिधि के बेस पे रहेगा। क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से ये था। अब हमारे पास जो कोण के माध्यम से था, जो हमारे पास किसके माध्यम से था, कोण के माध्यम से था, कि जो हमारे पास रैखिक युग्म के माध्यम से आता है, रैखिक युग्म के माध्यम से आता है, रैखिक युग्म के माध्यम से आता है और आसन्न कोण के माध्यम से आता है। रैखिक युग्म आसन्न कोण के माध्यम से हम लोग देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं भाई, रैखिक युग्म और आसन्न कोण के माध्यम से देखते हैं कि रैखिक युग्म के बेस पे क्या आता है और आसन्न कोण के माध्यम से क्या आता है। क्लियर। तो चलिए यहाँ से देखते हैं रैखिक युग्म के बेस पे क्या होता है और आसन्न कोण के बेस पे क्या होता है। तो रैखिक युग्म और आसन्न कोण के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि ये किसके किसके एक रोडिंग में आता है और किसके किसके बेस पे भी आता है। क्लियर। तो चलिए यहाँ से देखते हैं भाई रैखिक युग्म और आसन्न कोण के माध्यम से। पहला क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म, दूसरा हो जाएगा आसन्न कोण के माध्यम से। चलिए तो आसन्न कोण के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं और रैखिक युग्म के बेस पे देखते हैं। रैखिक युग्म, ठीक है, एक ही सरल रेखा में बने दो कोण, एक ही सरल रेखा में बने, एक ही सरल रेखा में बने दो कोणों के युग्म को, दो कोणों के युग्म को, दो कोणों के युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कहते हैं। तो रैखिक युग्म के बेस पे देख लेते हैं भाई कि एक ही सरल रेखा में बने दो कोणों के युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। तो रैखिक युग्म के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि एक ही सरल रेखा में बने दो कोणों के युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। कौन सा युग्म कहलाता है भाई, ये आप लोगों का रैखिक युग्म कहलाता है। तो रैखिक युग्म के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि रैखिक युग्म किसके अंतराल में आता है और ये किसके बेस में भी आता है। क्लियर। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि रैखिक युग्म किसके बेस पे आता है और किसके एक रोडिंग में भी आता है। क्लियर। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। क्लियर कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो यहाँ से आप लोग रैखिक युग्म के बेस पे देख सकते हैं और आसन्न कोण के बेस पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों क्या क्या किसके किसके बेसिस पे रहेगा और ये किसके एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं,
सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेगा। तो एक ही सरल रेखा में बने दो कोणों के युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। एक ही सरल रेखा में बने दो कोणों के युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। एक ही सरल रेखा में बने दो कोणों के युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। रैखिक युग्म का निर्माण इस तरीके से होता है भाई, ये आप लोगों का है, ये आपका एंगल बन के दे, ये ए है, ओ है, बी है, ये सी है, ये रैखिक युग्म हो गया। पहला एंगल बन रहा है ए ओ बी, ए ओ बी, दूसरा बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। रैखिक युग्म का मान कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है, क्लियर। तो यहाँ पर लिख सकते हो रैखिक युग्म का मान, रैखिक युग्म का मान 180 अंश का होता है। तो रैखिक युग्म के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि एक ही सरल रेखा में बने दो कोणों के युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। क्या युग्म कहते हैं भाई? रैखिक युग्म कहते हैं। तो रैखिक युग्म के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये रैखिक युग्म किसके अंतराल में आता है, रैखिक युग्म किसके बेस में भी रहता है, क्लियर। तो एक ही सरल रेखा में बने दो कोणों के युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। क्या युग्म कहते हैं भाई? रैखिक युग्म कहते हैं, क्लियर। तो रैखिक युग्म के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो एक ही सरल रेखा में बने दो कोणों के युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। रैखिक युग्म का मान 180 अंश का होता है। तो एक ही सरल रेखा में बने दो कोणों के युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। रैखिक युग्म का मान 180 अंश का होता है। ए ओ बी प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री के बेस पे हो जाएगा। तो रैखिक युग्म के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि रैखिक युग्म के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे भी आएंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी आएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि एक ही सरल रेखा में बने दो कोणों के युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। रैखिक युग्म का मान 180 अंश का होता है। रैखिक युग्म का मान कितने अंश का होता है भाई? 180 अंश का होता है। तो रैखिक युग्म का मान कितने अंश का होता है? तो 180 अंश का। तो एक ही सरल रेखा में बने दो कोणों के युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। रैखिक युग्म का मान 180 अंश का होता है। तो ए ओ बी प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ए ओ बी प्लस बी ओ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के बेसिस पे हो जाएगा। तो रैखिक युग्म के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि एक ही सरल रेखा में बने दो कोणों के युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। तो एक ही सरल रेखा में बने दो कोणों के युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। एक ही सरल रेखा में बने दो कोणों के युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। तो एक ही सरल रेखा में बने दो कोणों के युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। कौन सा युग्म कहते हैं भाई? रैखिक युग्म कहते हैं। तो ये आप लोगों के रैखिक युग्म के बेसिस पे हो जाएगा, क्लियर। तो एक ही सरल रेखा में बने दो कोणों के युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। रैखिक युग्म का मान 180 अंश का होता है। रैखिक युग्म का मान कितने अंश का होता है भाई? 180 अंश का होता है। तो एक ही सरल रेखा में बने दो कोणों के युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। रैखिक युग्म का मान 180 अंश का होता है। तो एक ही सरल रेखा में बने दो कोणों के युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। रैखिक युग्म का मान 180 अंश का होता है। मतलब ए ओ बी प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री के बेस होता है। ए ओ बी और बी ओ सी, ए ओ बी और बी ओ सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री के बेस पे। तो रैखिक युग्म का मान होता है 180 अंश का होता है। तो 180 अंश के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो रैखिक युग्म एक ही सरल रेखा में बने दो कोणों के युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। कौन से युग्म कहते हैं भाई? रैखिक युग्म कहते हैं। तो रैखिक युग्म के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये किसके
एक रोडिंग में आएगा और ये किसके बेसिस में भी आएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे। तो एक ही सरल रेखा में बने दो कोणों के युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। एक ही सरल रेखा में बने दो कोणों के युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। एक ही सरल रेखा में बने दो कोणों के युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। रैखिक युग्म का मान 180 अंश का होता है। रैखिक युग्म का मान कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है भाई। ठीक है, तो एक ही सरल रेखा में बने दो कोणों के युग्म को क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कहते हैं। तो रैखिक युग्म के बेस में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि रैखिक युग्म किसके एक रोडिंग में रहता है, रैखिक युग्म किसके बेस पे आता है। तो रैखिक युग्म की विशेषताएं के बेस पे भी जान सकते हैं भाई। रैखिक युग्म की रैखिक युग्म की विशेषताएं, क्लियर। तो चलिए रैखिक युग्म की विशेषताएं के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दो किसके बेस पे रहेंगे और किसके एक रोडिंग में भी रहेंगे, क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किसके एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चलते हैं। ये किसके किसके बेसिस पे आ रहा है और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी आ रहा है, क्लियर। तो रैखिक युग्म की विशेषता के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि पहला रैखिक युग्म में रैखिक युग्म में दोनों कोणों का युग्म दोनों कोणों का युग्म रैखिक युग्म में दोनों कोणों का युग्म रैखिक युग्म में दोनों कोणों का युग्म 180 अंश का होता है। कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। रैखिक युग्म में रैखिक युग्म में दोनों कोण मध्य बिंदु के सापेक्ष होता है। मध्य बिंदु के सापेक्ष होता है। किसके सापेक्ष होता है भाई, मध्य बिंदु के सापेक्ष होता है, क्लियर। तो इसको आप लोग मध्य बिंदु के सापेक्ष लिख सकते हैं। किसके सापेक्ष लिख सकते हैं, मध्य बिंदु के सापेक्ष लिख सकते हैं, क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और किसके बेसिस पे भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे, क्लियर।
तो एक ही सरल रेखा में बने दो कोणों के युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। रैखिक युग्म मान 180 अंश का होता है। रैखिक युग्म में दोनों कोण का युग्म 180 अंश का होता है। रैखिक युग्म में दोनों कोण मध्य बिंदु के सापेक्ष होते हैं। किसके सापेक्ष होते हैं भाई? तो मध्य बिंदु के सापेक्ष होते हैं। तो एक ही सरल रेखा में बने दो कोणों के युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं। रैखिक युग्म का मान 180 अंश का होता है। रैखिक युग्म में दोनों कोणों का युग्म 180 अंश का होता है। रैखिक युग्म में दोनों कोणों का मध्य बिंदु के सापेक्ष होता है। तो इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करेंगे।